हेलो एवरीवन। आज 29 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके साथ हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में गिनी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ये गिनी के नए राष्ट्रपति बने हैं हमारे अल्फा कांडे। ये अल्फा कांडे की इमेज लगी हुई और ये लगातार तीसरी बार गिनी देश के राष्ट्रपति बने हैं। गिनी की बात की जाए तो गिनी हमारा पश्चिमी अफ्रीकन देश है, यानी कि अटलांटिक महासागर से मिला हुआ है। गिनी की कैपिटल की बात की जाए तो गिनी की कैपिटल है हमारी कोनार्की। क्या कैपिटल है हमारी? कोनाक्री। और गिनी के अगर प्रेसिडेंट हैं तो अभी हमने चर्चा कर ली, ये हमारे गिनी के प्रेसिडेंट हैं अल्फा कांडे। दूसरा, गिनी के बारे में एक चीज याद रखनी है जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है कि पूछा जाता है कि माउंट निम्बा, क्या माउंट निम्बा जो नेशनल रिजर्व है वो किस कंट्री में है? तो वो हमारा कहां पर है? गिनी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 41वां सरला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है नित्यानंद नायक को। ये नित्यानंद नायक की इमेज लगी हुई और इनकी पुस्तक है, उसका नाम है सेते वेला कुनाथी बी। क्या नाम है? सेते बेला कुनाथी बी। ये उड़िया राइटर हैं और इनको 41वां सरला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सरला पुरस्कार की बात की जाए तो ये उड़ीसा का साहित्यिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1979 यानी कि 79 में हुई थी और दो उद्योगपतियों ने की थी। उनका नाम है हमारा बंशीधर पांडा और एक का नाम है इला पांडा। इन्होंने मिलकर 1979 में इस पुरस्कार की घोषणा की थी और यह वार्षिक रूप से दिया जाता है जो उड़िया साहित्य में अच्छा योगदान देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीलंका में किस भारतीय बैंक ने परिचालन बंद कर दिया है, यानी कि अपना काम बंद कर दिया है? तो ये काम बंद कर दिया है श्रीलंका में आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआई बैंक ने वहां की सरकार से अनुमति लेकर और ये सारा कार्य अपना बंद कर दिया है। आईसीआई बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है 1994 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है संदीप वक्सी। श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है कोलंबो और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लैब टू फील्ड कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रारंभ किया है किसने? बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य ने। समझना चीज को। और दूसरा, इस प्रोग्राम का सीधा उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र जो है उसको कैसे भी करके बढ़ाया जाए, यानी कि उसको प्रोत्साहन दिया जाए। इसके द्वारा तय किया गया है, नाम से लग रहा होगा लैब टू फील्ड, यानी कि जो लैब में हो रहा है उसको फील्ड पर यानी कि जमीन पर लेकर लाना है। इसके तहत राज्य सरकार ने यानी कि बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि जो बंगाल की राज्य की लैब होंगी या बंगाल के जो कृषि विश्वविद्यालय होंगे उनमें जो भी रिसर्च होगी उसको प्रॉपर रूप से खेतों में लागू किया जाएगा, जिससे कि उत्पादन बढ़े और उत्पादन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं किसानों की आय भी बढ़ेगी। अतः इसका मेन उद्देश्य है कैसे भी तकनीक का फायदा लेकर सीमित भूमि में ही, क्योंकि जमीन तो सीमित है वो बढ़ नहीं सकती, किसी भी प्रकार से उत्पादन को बढ़ाया जाए जिससे कि कृषकों की आय बढ़ेगी। बंगाल की बात की जाए तो बंगाल की कैपिटल है हमारी कलकत्ता और बंगाल के जो गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीप धनगढ़ और बंगाल के जो सीएम हैं उनका नाम है ममता बनर्जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किसे यूएन का यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है हमारा ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को। किसको? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को। ये क्या है कि ये पुरस्कार यूएन के पुरस्कार है और ये जलवायु परिवर्तन की पहल के तहत प्रदान किया जाता है। यानी कि यह पुरस्कार उन लोगों को, उन संस्थाओं को, ठीक है ना, यानी कि ग्रुप्स को दिया जाता है जो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ सतत विकास लक्ष्य हुए, ठीक है ना, समानता जैसे उद्देश्य हुए, इनको प्राप्त करने का प्रावधान करते हैं। अगर हम ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन की बात की जाए तो इस संगठन ने क्या किया है कि ये संगठन जो है, समझ में आ रहा होगा, हिमालयन यानी कि हिमालय क्षेत्र में कार्य करता है और इस संगठन ने एक तो पर्यटन का यूज किया और टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी का यूज किया और इसके यूज के द्वारा इसने दूर दराज के जो क्षेत्र थे वहां पर ऊर्जा पहुंचाई और ऊर्जा भी कैसी पहुंचाई? सौर ऊर्जा, जिससे कि हमारा वायुमंडल को कोई खतरा नहीं होता है। बात समझना, ठीक ना? है क्या कि जो हमारा हिंदुकुश पर्वत का क्षेत्र है वहां पर दूर दराज के क्षेत्रों में तकरीबन 1.6 करोड़ लोग रह रहे हैं और इन लोगों के पास नहीं थी बिजली। सिंपल सी लाइन, ठीक। तो इसके द्वारा क्या किया गया, इन लोगों ने यानी कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन
ने कि इन्होंने पर्यटन के माध्यम से पैसा कमाया, पर्यटन करा के, और उस पैसे का इस्तेमाल अन्य माध्यमों से भी थोड़ा पैसा इकट्ठा किया चंदा वगैरह से, और उसके मदद से इन्होंने सौर पैनल खरीदे। और इस सौर पैनल को इन्होंने हिंदुकुश पर्वत के जो लोग हैं, जो गांव बसे हुए हैं, जहां पर दूर दराज के क्षेत्र में बिजली नहीं है, वहां पर इनको लगाया। और ऐसे करके तकरीबन इन्होंने अब तक 131 गांव में बिजली को पहुंचा दिया है। तो इस बार का जो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड है वो किसको दिया गया है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं FIFS, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। FIFS का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है बिमल जुल्का को। ये बिमल जुल्का की इमेज लगी हुई, ठीक है ना। ये जो बिमल जुल्का है वो 1979 कैडर के 1979 ईयर के MP कैडर के IAS अफसर हैं थे, ठीक है ना। और इन्हें अगले 3 वर्षों के लिए इस पद पर लाया गया है। और दूसरी चीज याद रखनी है कि ये पहले भारत के मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुके हैं। और जो फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी है, इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, और वर्तमान में इसके जो मेंबर हैं वो 35 हैं। उसका सीधा सा उद्देश्य है कि जो फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं उनको कैसे भी लोकप्रिय बनाया जाए। अगला क्वेश्चन, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पर महिला पायलटों के पहले बैच में किन्हें शामिल किया गया है? दिव्या शर्मा, शुभांगी, शिवांगी। तो इसका आंसर हुआ उपरोक्त तीनों, ठीक है ना। इसमें क्या है कि भारतीय नौसेना ने कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के द्वारा जो उनका डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है उसमें 6 पायलटों की नियुक्ति की। उसमें से 3 महिला पायलटों की नियुक्ति की गई है पहली बार, एक दिव्या शर्मा, दूसरा शुभांगी और तीसरा हुआ हमारा शिवांगी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया हमारा किसने? उड़ीसा सरकार ने। और इस वेब पोर्टल का सीधा सा उद्देश्य क्या है कि जितने भी अंतरजातीय विवाह हैं, समझना चीज को, यानी कि पहला कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, और प्रोत्साहन के लिए किया क्या जा रहा है कि अंतरजातीय जो जोड़े होंगे जब वो शादी का आवेदन करेंगे, शादी करने के बाद आवेदन करेंगे इस योजना के तहत सुमंगल वेब पोर्टल पर, तो 60 दिनों के अंदर उन्हें इससे संबंधित प्रोत्साहन राशि प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये राशि अंतरजातीय विवाहों में उन्हीं को मिलेगी जब विवाह के दौरान एक पक्ष यानी कि वर या दुल्हन, ठीक है ना, अपर कास्ट का हो, यानी कि अपर कास्ट का हिंदू हो, और दूसरा कोई SC हमारा हो हिंदू। तो यानी कि अपर कास्ट और SC के बीच में अगर विवाह होता है तो ये मदद राशि मिली जाएगी। और दूसरा ऐसा विवाह जो हिंदू मैरिज एक्ट है, HMA हमारा हिंदू मैरिज एक्ट, ये 1955 में बना था, उसके द्वारा ऐसी शादी जायज हो। लेकिन यह जो कहना चाहिए प्रोत्साहन राशि है वो केवल पहली शादी पर ही, यानी कि एक बार शादी पर ही प्रदान की जाएगी। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा की कैपिटल है हमारी भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल, और उड़ीसा के जो CM हैं वो है हमारे नवीन पटनायक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य बना है हमारा केरल। केरल ने, जैसे कि हमारा क्या होता है कि अनाज के लिए भारत सरकार MSP तय करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसी तरीके से केरल ने सब्जियों के लिए भी न्यूनतम कीमत तय कर दी है, ठीक है ना। और इसके तहत यह बोला गया है कि नॉर्मली किसान बाजार में अपनी सब्जियों को बेचें, अगर नहीं बेचती है, अगर मान लो उससे कम मूल्य पे खरीदता है, तो जितनी उत्पादन लागत होगी उसका 20% ज्यादा कहना चाहिए कीमत पर डायरेक्ट सरकार किसानों से सब्जियों को खरीदेगी। और इसको 1 नवंबर से लागू कर दिया जाएगा इस प्रोग्राम को, समझ में आ रहा होगा। यानी कि किसानों का कुछ लोग शोषण करते हैं, व्यापारी या बिचौलिए, जिससे वो सब्जी उत्पादन कहना चाहिए कि उस दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं, कम मूल्य पर खरीदने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल अनाज की तरह ही, जैसे कि अनाज सरकार न्यूनतम मूल्य पर खरीदती है, उसका पहले से ही घोषणा कर देती है, यानी कि अगर बाजार में किसानों का अनाज नहीं बिक रहा है तो कम से कम सरकार उस मूल्य पर खरीदेगी। बिल्कुल यही व्यवस्था केरल ने सब्जियों के लेकर भी की है। इससे क्या हुआ, किसान अपनी डायरेक्ट अपनी सब्जियों को कहना चाहिए सरकार को बेच सकेंगे। अगर केरल की बात की जाए तो केरल की जो कैपिटल है वो है हमारी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। केरल के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, और केरल के जो CM हैं उनका नाम है पिनराई विजयन। क्या नाम है? पिनराई विजयन। ये हमारे केरल के हैं CM। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भाग्य लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है?
तो ये भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की गई है हमारे कर्नाटक राज्य में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार हैं, यानी कि जो गरीब परिवार हैं, उनकी महिलाओं, उनके जो घरों की महिलाएं हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ाया जाए और दूसरा लिंगानुपात में सुधार लाया जाए। इस योजना के द्वारा राज्य सरकार क्या करेगी कि बेटी के जन्म से लेकर और उनके पढ़ने तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी, जिससे कि महिलाओं की दिशा में सुधार हो सके। तो इसी योजना का नाम है भाग्य लक्ष्मी योजना। किसने शुरू की है? कर्नाटक ने। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के कहना चाहिए कि गवर्नर क्या है? तो ये है हमारे बाजू भाई बाला। और कर्नाटक के सीएम की बात की जाए तो सीएम है हमारे बीएस येदियुरप्पा। कौन है? बीएस येदियुरप्पा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि यूरोपीय संघ ने सखारोव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो ये हम याद रखते हैं अभी शुरुआत में कि डेमोक्रेटिक अपोजिशन ऑफ बेलारूस, यानी कि बेलारूस जो है उसका जो विपक्ष है, लोकतांत्रिक विपक्ष है, उसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस विपक्ष की जो नेता हैं उनका नाम है हमारा स्वेतलाना तिखानोवस्काया। दोबारा लिख देता हूं, तिखानोवस्काया। ये वहां की विपक्षी बेलारूस की नेता है। तो अगर कोई ग्रुप पूछा जाए तो हम टिक लगाएंगे डेमोक्रेटिक अपोजिशन ऑफ बेलारूस, और किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो हम बोलेंगे स्वेतलाना तिखानोवस्का। ठीक है ना। दूसरा क्या है? पुरस्कार उन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर, यानी किसी एक व्यक्ति को या ग्रुप्स को, यानी कि संगठन को दिया जाता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार की दिशा में, और दूसरा विचारों की स्वतंत्रता की दिशा में कार्य किया हो। यानी कि जो लोग या जो संगठन मानव अधिकार को बढ़ावा देने की दिशा में और कहना चाहिए कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दिशा में कार्य करते हैं, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसका जो नामकरण है, यानी कि सखारोव पुरस्कार नाम कहां से पड़ा ये, तो इसका क्या है कि हमारे रूसी वैज्ञानिक हुए हैं और उनका नाम था हमारा एंड्री सखारोव। तो इनके नाम के आधार पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है और इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1988 में। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो हमारा लिखा हुआ है यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारा कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है हमारा जावेद अख्तर को। और ये जावेद अख्तर की इमेज लगी हुई, ठीक है। जावेद अख्तर इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय हैं, तो ये अवार्ड बहुत ज्यादा हो जाता है इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है कि ये अवार्ड दिया किसको लिया जाता है? तो ये अवार्ड कहना चाहिए कि उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ज्यादा मुखर होते हैं, यानी कि जो आलोचनात्मक सोच रखते हैं, ठीक है ना, क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, मानव प्रगति की बात करते हैं, या मानवतावादी जो मूल्य होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड का भी नाम कि रिचर्ड डॉकिंस कहां से पड़ा? तो हमारे एक अंग्रेजी के यानी कि इंग्लैंड के बायोलॉजिस्ट यानी कि जीव विज्ञानी हुए हैं रिचर्ड डॉकिंस, इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। और यह अवार्ड कब से दिया जा रहा है? तो यह अवार्ड दिया जा रहा है 2003 से। तो पहली बार किसी भारतीय को मिला है, तो हमारे एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाता है इंपॉर्टेंट कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है 2020 में? तो जावेद अख्तर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए एमडी बने हैं? तो ये बने हमारे एचडीएफसी बैंक के नए एमडी। अभी तक जो थे हमारे वो आदित्य पुरी थे एचडीएफसी बैंक के एमडी, तो इनकी जगह ले रहे हैं हमारे कौन? शशिधर जगदीशन, ठीक है ना। और ये 1995 से ही एचडीएफसी बैंक से जुड़े रहे हैं, बाकी बैंकिंग और वित्तीय सेवा से तो पहले से ही जुड़े रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आदित्य पुरी की जगह लेंगे और इस एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ बनेंगे, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई में, ठीक है ना। और दूसरी चीज याद रखनी है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा जो प्राइवेट बैंक है, अगर पूछा जाता है कौन सा है, तो वो है हमारा एचडीएफसी बैंक, ठीक है ना। तो ये आज का करंट सेक्शन पूरा हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले सेक्शन के साथ कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय।